लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशैन किसी तरह अपनी जान बचते बचाते हुए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल लौट आया था। जब वो क्लास अटेंड कर रहा था तभी क्लास में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जू क्विन था। वो हानशैन को हाल ही फिलहाल होने वाले मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए कहता है। उसकी रिक्वेस्ट पर पहले तो हानशैन मना करने वाला था, लेकिन फिर वो मान जाता है क्योंकि यहाँ पर सवाल ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल की इज्जत का था। अब आगे हानशैन जू क्विन के साथ रजिस्ट्रेशन करने चला जाता है एंड फाइनली आधे घंटे की प्रोसेस के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था। रजिस्ट्रेशन में उसने अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स डाले थे एंड उसका एक नया आईडी नेम बनाया गया था। इस बार उसने जो अपना आईडी नेम रखा था वो था ब्लैक फिस्ट किंग। इस आईडी नेम ने सभी को चौंका दिया था। जू क्विन को नहीं लगा था कि हानशैन ऐसा कोई आईडी नेम रखेगा, लेकिन फिर हानशैन की मर्जी थी एंड उसने ये आईडी नेम रखा था। जू क्विन से थोड़ी और डिटेल्स लेने के बाद हानशैन वहाँ से सीधा अपनी फिजिकल फिटनेस चेक करने आ जाता है। काफ़ी टाइम हो गया था उसने अपनी फिजिकल फिटनेस चेक नहीं की थी, इसलिए अभी के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में। सभी टेस्ट एक के बाद एक देने के बाद फाइनली हानशैन को रिजल्ट मिल जाता है। जब हानशैन अपना रिजल्ट चेक करता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी फिजिकल फिटनेस 16 के आसपास की थी एंड ये सच में काफ़ी कमाल की बात थी, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम अनइवॉल्व इंसान होते थे जिनकी फिजिकल फिटनेस 15 से ऊपर जा पाती थी एंड हानशैन की चली गई थी। इसका मतलब ये था कि हानशैन अभी के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हानशैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आता है। हानशैन जब उस बंदे को देखता है तो तुरंत पहचान जाता है ये कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का नंबर 1 स्टूडेंट यांग शाओ था। यांग शाओ कहता है तो तुम इस बार मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हो हमारे एकेडमी की तरफ से? तो इस पर हानशैन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, और तुम भी ले रहे हो ना? तो इस पर यांग शाओ कहता है नहीं। यांग शाओ के जवाब ने हानशैन को चौंका दिया था। यांग शाओ ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट था, ऐसे में कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा था यह हानशैन जानना चाहता था। इसलिए उससे पूछता है आखिर तुम हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हो? तो यांग शाओ अजीब तरह से कहता है जब मुझे पता है कि हम कंपटीशन हारने ही वाले हैं तो आखिर मैं हिस्सा क्यों लूं? यांग शाओ के जवाब ने हानशैन को चौंका दिया था। उसे नहीं लगा था कि यांग शाओ इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन तभी उसके मन में एक आइडिया आता है और वो कहता है ठीक है, तो चलो अभी के लिए हम लोग फाइट करते हैं। फाइट में 9 राउंड्स होंगे और ये फाइट ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग की होगी। जो भी 9 में से 5 राउंड जीतेगा वो इस फाइट का विनर होगा एंड अगर वो फाइट मैं जीता तो तुम्हें हमारी एकेडमी की तरफ से ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग के इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होगा, और अगर तुम वो फाइट जीते तो मैं तुम्हारी कोई एक शर्त मान लूँगा। तो इस पर यांग शाओ इस शर्त रखता है कि अगर हानशैन इस फाइट में हारा तो हानशैन मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेगा। हानशैन भी मान जाता है और उन लोगों की फाइट शुरू होने को आ जाती है, लेकिन फाइट के पहले वो टॉस करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि पहले अटैक कौन करेगा। हानशैन जल्दी से कॉइन फ्लिप करता है एंड यांग शाओ टेल्स चूज करता है एंड टेल्स ही आ जाता है। इस वजह से अटैकिंग का पहला मौका यांग शाओ को मिला था। हानशैन और यांग शाओ दोनों ही आमने सामने खड़े हो जाते हैं और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यांग शाओ जल्दी से एक फिस्ट रेडी करता है और उसे हानशैन की तरफ शूट कर देता है। पंच बहुत तेजी से हानशैन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हानशैन जब उसे ध्यान से देखता है तो हानशैन समझ जाता है भले ही इस पंच ने एक पावरफुल एयर फ्लो बनाया हो, लेकिन इस पंच में कोई मर्डरस इंटेंशन नहीं दिख रहा है, इस वजह से ज़रूर ये वाइट फिस्ट होगा। जैसे ही हानशैन को ये समझ आता है, हानशैन उसे ब्लॉक ना करने का डिसीजन लेता है एंड कुछ ही पलों में यांग शाओ का पंच हानशैन के सामने आकर रुक जाता है। मतलब हानशैन ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था, ये वाइट फिस्ट ही थी। यांग शाओ को लगता है कि हानशैन लकीली ये राउंड जीत गया है एंड इस वजह से अभी के लिए वो हानशैन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। हानशैन हानशैन अभी के लिए खुश था क्योंकि अब उसके अटैकिंग की बारी थी। वो जल्दी से रेडी हो जाता है और यांग शाओ की तरफ एक पंच शूट करता है। पंच काफ़ी स्लोली बढ़ रहा था,
यांगशाओ अच्छी तरह से जानता था जब ब्लैक फिस्ट आती थी तो उसके अंदर एक मर्डरस इंटेंशन होता था, साथ ही साथ मसल में मूवमेंट भी होती थी। इस वजह से अभी के लिए वो हानशैन को काफ़ी क्लोजली देख रहा था, पर काफ़ी देर तक देखने के बाद भी उसे हानशैन की बॉडी में कोई खास मूवमेंट नहीं दिखती है। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि ये वाइट फिस्ट है एंड वो इसे ब्लॉक ना करने का डिसीजन लेता है। लेकिन तभी अचानक से ओपन जोरदार तरीके से आकर यांगशाओ को लगता है और यांगशाओ कई कदम पीछे चला जाता है। अभी के लिए वो घायल भी हो गया था क्योंकि हानशैन ने जो मारी थी वो असल में ब्लैक फिस्ट थी। यांगशाओ को भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर वो अपने डिसीजन में गलत कैसे हो गया। देखने में तो वाइट फिस्ट जैसी ही लग रही थी, तो आखिर वो ब्लैक फिस्ट कैसे बन गई। पर अभी के लिए उनका राउंड चालू था, इसलिए वो रुक नहीं सकता था। हानशैन अगला पंच शूट करता है। यांगशाओ उसे भी ध्यान से देखने लगता है, लेकिन इसमें भी उसे किसी तरह की कोई मोमेंटम नहीं दिखती है। साथ ही साथ अभी के लिए पंच काफ़ी स्लोली उसकी तरफ बढ़ रहा था। इस वजह से उसे लगता है कि ये भी वाइट फिस्ट है। लेकिन जैसे ही वो पंच यांगशाओ के करीब पहुंचता है, अचानक से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सीधा जाकर यांगशाओ की नाक पर लगता है। अभी के लिए इस वजह से यांगशाओ की नाक से खून आने लगा था एंड उसकी नाक लाल भी हो गई थी। यांगशाओ को समझ आ रहा था कि हानशैन अभी के लिए अपनी साइकोलॉजी एंड अपने मसल्स को काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने हाथों में मौजूद स्ट्रेंथ को भी मॉडिफाई कर सकता है। मतलब अगर वो चाहे तो एंड मोमेंट पर अपने हाथों में स्ट्रेंथ ला सकता है या उनकी स्ट्रेंथ गायब भी कर सकता है। एंड ऐसी काबिलियत लगभग ना के बराबर लोगों के पास होती थी। उनका ये मैच काफ़ी देर तक जारी रहता है, लेकिन यांगशाओ सभी के सभी राउंड्स हार जाता है। यांगशाओ को हराने के बाद हानशैन वहाँ से जाते हुए कहता है, अपने वादे के मुताबिक तुम्हें जाकर अब कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यांगशाओ भी अपने वादे से पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए वो भी मान जाता है। इधर हमें मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए लगातार तैयारियां चल रही थी। सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन कोच चैन को अभी भी इस बात की चिंता थी कि यांगशाओ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यांगशाओ उनके डिपार्टमेंट का बेस्ट स्टूडेंट था। कंट्री में वो टॉप 20 में गिना जाता था, लेकिन इसके बावजूद वो ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग में हिस्सा नहीं ले रहा था। इस वजह से उनका डिपार्टमेंट अब कमज़ोर पड़ने वाला था। कोच चैन अभी के लिए यही सोच रही थी कि वो किस तरह यांगशाओ को कंपटीशन ज्वाइन करने के लिए मना सकती हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर यांगशाओ आ जाता है, जो कोच चैन को देखते ही कहता है, कोच मुझे आप फॉर्म दे दीजिए, मैं ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए साइन अप कर रहा हूँ। अचानक से उसके बदले हुए डिसीजन ने कोच चैन को चौंका दिया था। वो पूछती हैं, आखिर तुमने अपना डिसीजन अचानक से कैसे बदल लिया। तो वो उसके और हानशैन के कंपटीशन के बारे में सब कुछ बता देता है। जब कोच चैन को ये पता चलता है कि हानशैन ने अभी के लिए यांगशाओ को 0 पॉइंट्स के साथ हरा दिया है, मतलब हानशैन और यांगशाओ के बीच हुई कंपटीशन में यांगशाओ एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाया है, तो अभी के लिए शॉक हो गई थी। एंड अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि इस बार का ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग कंपटीशन वही जीतेंगी। इधर इन सभी से दूर हमें हानशैन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के कैंपस में घूम रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, हानशैन तो तुम जिंदा हो। वो आवाज़ सुनकर जब हानशैन आवाज़ के डायरेक्शन में देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी के लिए एक बेंच पर पिंगक्विंग बैठी हुई थी, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। पिंगक्विंग को वहाँ पर देखकर हानशैन चौंक जाता है एंड जल्दी से उसके पास जाकर उससे चौंक कर पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इस पर पिंगक्विंग कहती है, मैं ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल की एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ एंड अगले 2 सालों तक मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ, मतलब मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तो क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे। तो इस पर हानशैन उसका स्वागत करते हुए कहता है, हाँ आपका स्वागत है। लेकिन हानशैन समझ गया था कि ज़रूर ये लड़की यहाँ पर किसी बुरे इंटेंशन के साथ आई है। एंड उसकी इस बात का कंफर्मेशन भी बहुत जल्द हो जाता है, क्योंकि जब हानशैन उससे बातें करने लगता है
तो पिंकविंग बार बार उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। इस बात से हानशन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि पिंकविंग कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। इसलिए उससे पूछता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो पिंकविंग हंसते हुए कहती है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। देखो, अभी के लिए हम लोग स्टील आर्मर बेस में एक ऑक्शन रखने जा रहे हैं। उसमें हम कई तरह के पिस्तौल बेचने वाले हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम उस ऑक्शन से पिस्तौल खरीद सकते हो। ये सुनकर हानशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड उन सभी 20 स्टॉल की लिस्ट देखता है जो अभी के लिए ऑक्शन में रखी जाने वाली थी। हानशन को पता चलता है कि ऑक्शन में कई तरह की म्यूटेंट 20 स्टॉल रखी जाने वाली थी, लेकिन हानशन की दिलचस्पी तो सिर्फ स्केयर्ड ब्लड रैंक की 20 स्टॉल में थी। लकीली ऑक्शन में 2 स्केयर्ड ब्लड रैंक की 20 स्टॉल भी रखी जाने वाली थी, जिनमें से एक उड़ने वाले पंख थे तो दूसरी थी एक ट्राइडेंट, एक सिल्वर कलर का ट्राइडेंट। हानशन को पंखों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अभी के लिए उसके पास पहले से ही पंख थे जिनका वो यूज़ कभी भी कर सकता था। लेकिन उसका जो मेन इंटरेस्ट था वो ट्राइडेंट में था। हानशन के पास हाल फिलहाल कोई स्केयर्ड ब्लड रैंक का वेपन नहीं था, इसलिए वो अपने लिए एक स्केयर्ड ब्लड रैंक का वेपन हासिल करना चाहता था। वो पिंकविंग से पूछता है, आखिर सिल्वर ट्राइडेंट की कीमत कितनी होगी? तो पिंकविंग मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तुम एक खास इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट देती हूँ। अगर तुम ये ट्राइडेंट खरीदोगे तो तुम्हें हमें इसके लिए सिर्फ 23 करोड़ रुपए देने होंगे। 23 करोड़ रुपए सुनकर हानशन शॉक हो जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि एक स्केयर्ड ब्लड रैंक की 20 स्टॉल की कीमत कितनी ज़्यादा हो सकती थी। हानशन हिचकिचाते हुए कहता है, वो पिंकविंग, मेरे पास अभी के लिए 23 करोड़ रुपए नहीं हैं। क्या हम किसी और तरह से ये ट्राइडेंट की डील कर सकते हैं? तो इस पर पिंकविंग मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं। अगर तुम्हारे पास 23 करोड़ रुपए नहीं हैं तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। अगर तुम हमारे वॉरियर गॉड क्लब को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें ट्राइडेंट फ्री में दे दूंगी। ये सुनकर हानशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो डिसीजन लेता है कि वो एक क्लब ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो क्लब ज्वाइन करता तो उसके ऊपर क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती। हानशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए ही तो अभी के लिए इंपीरियल स्टील इंडस्ट्री के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसे में आखिर वो किस तरह वॉरियर गॉड क्लब को ज्वाइन करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता था? साथ ही साथ अगर वो वॉरियर गॉड क्लब को ज्वाइन करता तो उसे पिंकविंग के अंडर काम करना पड़ता एंड वहाँ पर पिंकविंग न जाने कितनी बार उसे सिड्यूस करती। इस वजह से अभी के लिए उसने पिंकविंग के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। हानशन को उसका ऑफर रिजेक्ट करता देख पिंकविंग कहती है, अगर तुम हमारे वॉरियर गॉड क्लब को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें इस ट्राइडेंट के साथ साथ और भी कई बेनिफिट्स मिलेंगे। ये कहकर वो हानशन के और ज़्यादा क्लोज आ जाती है। अभी के लिए हानशन उसकी बॉडी के टच को तक महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो पिंकविंग को दूर करते हुए कहता है, देखो, अभी के लिए मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पिंकविंग उससे बुरी तरह से चिपकी हुई थी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से एक हाथ आता है जो अभी के लिए हानशन और पिंकविंग इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देता है। हानशन जब उस हाथ को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये हाथ असल में यैनरेन का है। यैनरेन गुस्से में पिंकविंग से कहती है, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की? तो इस पर पिंकविंग उसे घूरते हुए कहती है, मैं उसे सिड्यूस नहीं कर रही थी, हम लोग बस काम की बात कर रहे थे। ये सुनकर यैनरेन गुस्से में कहती है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिख रही हूँ? और वो दोनों अभी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर उन दोनों की लड़ाई देख आसपास स्टूडेंट जमा हो जाते हैं जो आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये तो वो एक्सचेंज स्टूडेंट पिंकविंग है ना, जिसका बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आखिर वो हानशन के लिए यैनरेन से क्यों लड़ रही है? आखिर बात क्या है? बहुत से लोगों को यहाँ चल रही बात का कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी के लिए काफ़ी सारे लोग हानशन से जेलस हो रहे थे, क्योंकि दो दो सुंदर लड़कियाँ अभी के लिए उसके लिए लड़ रही थी एंड ऐसा मौका उनमें से किसी लड़के को कभी नहीं मिला था। इस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे। जब वो दोनों शांत नहीं होती हैं
तो हानशैन को ही बीच में आकर उन्हें शांत करना पड़ता है। एंड फाइनली पिंगविंग हानशैन को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसने ये भी कहा था कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। इधर पिंगविंग के वहाँ से जाने के बाद अब यानरेन हानशैन को गुस्से में घूरने लगती है एंड गुस्से में कहती है, पिछली बार तुम्हारे साथ यूजुन थी और अब ये पिंगविंग है, तुम नहीं सुधरोगे, तुम लड़कियों के साथ रहना बंद नहीं करोगे ना, चलो आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ। और वो हानशैन के पीछे दौड़ना शुरू कर देती है एंड बेचारा हानशैन अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भागना शुरू कर देता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।